तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की और तमाम खबरों की। केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल मैनपुरी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी केंद्रीय चुनाव कार्यालय में बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में अपने गढ़ को नहीं बचा पाएगी और रघुराज शाह के भारी मतों से उनको जीत मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि विरासत तो नेताजी मुलायम सिंह यादव के नाम से थी, लेकिन अब अखिलेश यादव विरासत को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और समाजवादी पार्टी की जीत नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही जनता के हित में काम किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बीजेपी का अब डर सता रहा है। उसका एक सिंपल सा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-20 साल के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव था 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। और वो दोनों वो पार्टियां हैं जो उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार सरकारें गठबंधन से भी बना चुके हैं और अकेली दम पर भी पूर्ण बहुमत की बसपा ने भी और सपा ने भी सरकार बनाई। 7 से 12 बसपा और 12 से 17 उन दोनों का गठबंधन था और उन नेताओं में वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसके बावजूद बहुत बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 वोटों से ही अपना चुनाव जीत पाए थे। इतना स्पष्ट कोई बोलता नहीं है राजनीति में। बीएसपी अपने दम पर आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, इवन मैनपुरी लोकसभा में कम से कम 1 लाख वोट डाल देती है। अब 19 और 22 के इस उपचुनाव में ये फर्क आ रहा है कि अब बसपा का गठबंधन नहीं है, 1 लाख वोट कम हो रहा है। ऊपर से मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता प्रत्याशी नहीं है। और वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रामपुर में डेरा डाले हुए हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि रामपुर का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो रामपुर का विकास तेजी से होगा। साथ ही उन्होंने आकाश सक्सेना की जीत का दावा भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को साथ लेकर चलने की बात कहती है और कहा कि जो सपा से बीजेपी में आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। अखिलेश यादव के बयान पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो सबकी फिक्र करती है और सबकी बात भी करती है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, खाली उनकी फिक्र की बात नहीं करते हैं। देखिए, टारगेट किसी को नहीं, जो कानून अपना काम करता है, कानून का शासन हो, और हम समझते हैं कि सभी के लिए हितकारी यही है। अगर रूल ऑफ लॉ हो तो ये सबके लिए हितकर होगा। मुकदमा चलना अपने आप में ये इस बात का द्योतक नहीं है कि वो दागी हो गए। नहीं, मुकदमा तो आप ही सरकार में लगे हैं ना। नहीं, किसी को उसमें लगे हो। देख, ऐसा है, किसी भी आदमी को जब तक दोषी नहीं कहा जा सकता, जब तक वो दोषी करार किसी सक्षम न्यायालय से नहीं हो जाए। और वहीं मैनपुरी का चुनाव रोमांचक होता जा रहा है, जहां पर बीजेपी के लोग एक तरफ कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत हो रही है, दूसरी तरफ सपा का किला ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन अखिलेश जीत को लेकर काफी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों को मुंह छिपाने तक की जगह नहीं मिलेगी इस चुनाव में, क्योंकि इस बार मैनपुरी की जनता नेताजी को वोट देकर श्रद्धांजलि देगी। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने सैनिक सम्मेलन किया है और इसके बाद अखिलेश यादव डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकल गए हैं। साथ ही अपने मतदाताओं में जोश भरने के लिए शहर में लोगों से अपनी पत्नी के लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। और वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किशनी विधानसभा से विधायक ब्रजेश कठेरिया का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में एक व्यक्ति से हथियार निकालकर जंग छुटाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर एसपी कमलेश दीक्षित ने ऑडियो में संज्ञान लेते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले को लेकर सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत भी करवाया। वहीं दूसरी ओर ऑडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से हमें अपेक्षा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी मैनपुरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही नहीं दिया है। और वहीं समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बीजेपी का दामन छोड़कर आए भारी संख्या में लोगों को आजम खान ने सपा ज्वाइन भी करवाई है। आजम खान ने कहा कि आज जो भी कर सकते हैं
मदद कीजिएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास मौका है, आप हमारे कसौटी पर खरा उतरें और हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम आपकी कसौटी पर खरा उतरेंगे। अगर हम आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतरते हैं तो आप हमें छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इस पर टिप्पणी करने से बेहतर यह है कि हम खुद उसका एहसास करें और हालात का मुकाबला करें और एक ऐसी फतह दर्ज करें जिससे आने वाले लोगों को ये सबक हो कि लोकतंत्र को दमन तंत्र से नहीं दबाया जा सकता। बहुत गंभीर चुनौतियां माननीय मंत्री जी के सामने हैं और हमारे सबके और आप लोगों के सामने हैं। 40 साल के लंबे संघर्ष के बाद रामपुर का जो चरित्र और रामपुर का चेहरा आजम खान साहब ने बदला है और एक नई पहचान रामपुर को पूरी दुनिया में दी है। उसको मिटाने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए और रामपुर को फिर उस अंधेरे की तरफ ले जाने के लिए जिससे आजम खान ने 40-50 साल की राजनीति में वापस लाए हैं, उस अंधेरे की तरफ ले जाने की साजिशें हो रही हैं। इन्हीं साजिशों का नतीजा है कि आजम खान साहब की हिम्मत कमजोर करने के लिए, उनको राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी मुकदमे लगाए गए और ये सब जुल्म और ज्यादती की लंबी कहानी जो हम सब अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, जो पिछले 4 साल से जनपद में हो रहा है। यहाँ का प्रशासन कर रहा है, यहाँ का शासन कर रहा है, लेकिन हमारे लिए फख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारे नेता के अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने की जो ताकत हिम्मत कल थी वो आज भी है। और वहीं खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तक पता नहीं है। मीडिया के सवाल उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है और बहुत टाइम हो गया है और उनसे मिले हुए, और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से विकास भी नहीं हो पाया। और अच्छी खासी पॉपुलर का 2017 में 19 में पहला स्थान था और 2022 में वोट तो ज़्यादा मिले था तो कम रहेगा। चुनाव में मिलाना पड़ा क्योंकि 2013 के दंगे मुकदमे फाइल हो गए थे। एक मुकदमे के तहत 2 साल की सजा हुई और विधायकी चली गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास करके मेरी धर्मपत्नी को दिया है। आपसे आशा करता हूँ कि आप 5 दिसंबर को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। एक भारी प्रत्याशी है, क्षेत्र का है, ये अंतर है। तो 5 दिसंबर को भारी को बाहर करना। और वहीं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासत इस वक्त जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश चुनाव जीतने के लिए चाचा शिवपाल की ठोड़ी खुजला रहे हैं। और आपको बता दें कि भूपेंद्र चौधरी जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इस क्षेत्र में थी, लेकिन अब समय बदल गया है। सपा को लगता है कि उनका गढ़ है तो ये उनका भ्रम है। अब किसी का गढ़ नहीं रहा, बीजेपी का है। और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन इस इलाके का इतिहास बदल जाएगा। सपा के लोग अपने घर में प्रधानी को तरस जाएंगे। धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़ी है। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं।
और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुजरात के दौरे पर हैं और आपको बता दें कि सीएम योगी गुजरात विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित कर वोट भी मांगेंगे। और इससे पहले सीएम योगी ने भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने विकास की नई इबारत लिखी। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जो निर्णय लिया वह आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील साबित हो रहा है। जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोक पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उनकी बाल लीलाओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना और आसपास का क्षेत्र उपकृत है। वे पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं। और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे तो यहां की लोक पूज्य जनमानस ने उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहां के राजा के रूप में सम्मान दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात की धरती देश के लिए प्रेरणा की धरती रही है। प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उन सभी षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए भारत गणराज्य की एकता का आधार बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती भी यही गुजरात है। और वहीं अलीगढ़ में 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और यहां पर वो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा तकरीबन 15,000 बुद्धिजीवियों से संवाद भी करेंगे और साथ ही सीएम योगी नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इस समय अलीगढ़ नगर निगम में महापौर के पद पर मोहम्मद फुरकान जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं वो काबिज हैं और इससे पहले बीजेपी इससे पहले काबिज थी। और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की तैयारियों को छोड़ना नहीं चाहते। और वहीं ताज नगरी के कैंट क्षेत्र में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और सदर बाजार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पिछले कई सालों से कायाकल्प के इंतजार में थी, लेकिन शायद ये आस अब लोगों की धीरे धीरे बढ़ चुकी है और इसी गड्ढा युक्त सड़क से कई बार हादसे भी हो चुके हैं। और आपको बता दें कि सड़क में बड़े बड़े गड्ढों के चलते बच्चों की मौत यहां पर हो चुकी है। बावजूद इसके कैंट के अधिकारी जागने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोग कई सालों से सड़क के निर्माण को लेकर आवाज उठाते रहे, लेकिन आज तक भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। जनता टीवी ने आगरा कैंट के सदर से जाने वाले इस मुख्य मार्ग को प्रमुखता से दिखाया। जनता टीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए आगरा छावनी बोर्ड के अधिकारियों ने इस सड़क का जीर्णोद्धार करा दिया है। जनता टीवी जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों को हमेशा उठाता रहा है। आगरा की बात करें तो आगरा कैंट से सदर को जोड़ने वाली एक सड़क का प्रमुखता के साथ में ये मुद्दा जनता टीवी ने उठाया था और आप आज देख रहे हैं कि सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। पिछले लगभग 2 दशकों से ये सड़क की हालत बहुत जीर्ण शीर्ण थी। यहाँ पर एक हादसा भी हो चुका था, एक बच्चे की भी मौत हो चुकी थी, लेकिन छावनी बोर्ड ने जनता टीवी की खबर का संज्ञान लिया और उसके बाद आज ये सड़क बनकर तैयार हुई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कैसा मानना है, किस तरीके के बता? जी हाँ सर,
यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा था, आए दिन हादसे होते थे और पहले भी हम आ चुके हैं और हमने भी कहा है, तो इन लोगों की गुजारिश पे ये बात पहुँची और आज ये सड़क बन गई, जिससे कि पब्लिक को भी फ़ायदा है और जो है कि स्कूल के बच्चे आए दिन टिर्रियाँ पलट रही थी, तो काफ़ी बहुत अच्छा काम हो गया ये। बहुत अच्छा काम हो गया है और जनता टीवी ऐसे मुद्दे उठाता रहा और आगे भी उठाता रहेगा। सिर्फ यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर रहता है, आगरा कैंट एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन सैलानी आते हैं और ताजमहल की तरफ रुख करते हैं, सदर बाजार की तरफ रुख करते हैं। और ऐसी स्थिति में ये सड़क का गड्ढा युक्त होना एक कलंक साबित हो रहा था, लेकिन जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ में दर्शकों तक पहुंचाया, अधिकारियों तक पहुंचाया और आज यह सड़क बनकर तैयार हो गई है। एक राहत की खबर है, एक अच्छी खबर है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी आगरा। और वहीं कानपुर देहात के संदलपुर ब्लॉक से 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहे राहुल तिवारी उर्फ मीनू ने भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर दिया। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के नाम पर ब्लॉक प्रमुख ने अपनी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड फर्म पर सरकारी 8 लाख रुपए फर्जीवाड़ा का ट्रांसफर ये करवा दिए हैं और मामले की भनक लगने पर ग्रामीणों ने प्रशासन से पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ शिकायत की है। प्रशासन के हस्तक्षेप से इस भ्रष्टाचार की परतें अब खुलने लगी हैं। पुलिस ने पाया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी उर्फ मीनू ने लगभग सरकारी 50 लाख रुपए का गबन किया है और मामले में शिकायतकर्ता प्रताड़ित होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। दो 2019-20 में ये इसका पैसा उठ गया था और काम हुआ नहीं। और जब पैसा उठा था तो आज जो डीसी मनरेगा के पद पर तैनात है हरिश्चंद्र, वो यहाँ ब्लॉक प्रमुख थे और BDO, और उनको हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया इसकी जांच के लिए, तो उनसे जांच संभव नहीं है और ब्लॉक में काम चल रहा है खाने खिलाने का और बचने बचाने का। ये हम भी खाएं, तुम भी खाओ, तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएं, ये कार्यक्रम चल रहा है। हमको जब ये पता चला कौरू जलालपुर में वित्तीय वर्ष 19-20 में 4 लाख रुपए कौरू जलालपुर में खरंजा बनवाने के नाम पे बगैर कारपूर्त कराए भ्रष्टाचार में निकाल लिया गया। उन्हीं फर्मों ने फिर वित्तीय वर्ष 20-21 में बगैर काम कराए भ्रष्टाचार करके 4 लाख फिर निकाल लिया। जब हम लोगों को किसी तरह जानकारी मिली तो मौके पहुंचे। जब मौके मामला चर्चा में आया, गांव वालों ने जब चर्चित मामला हुआ तो उन्होंने मैनेज करके गांव वालों को और कुछ को प्रभाव में लेके रातों रात खरंजा बिछाना चालू कर दिया। देखिए, संदलपुर विकास खंड में मनरेगा संबंधी 2-3 शिकायतें आई थी, जिसमें एक शिकायत जिसमें 28 लाख रुपए का भुगतान किया गया था और शिकायत ये थी कि बिना कार्य के भुगतान किया गया है। इसमें तत्काल जो उपायुक्त मनरेगा है उन्होंने वसूली की कार्रवाई की और वापस स्टेट खाते में वो पूरा धनराशि जमा करा लिया है। साथ ही साथ दंडात्मक कार्रवाई मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता हिमांशु कुमार और रजत पदक विजेता सचिन सिंह बोहरा ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार ऐसे ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि के हर संभव मदद करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और वही यूके SSSC पेपर लीक मामले में कोर्ट में पैरवी के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति करने जा रही है और इसके लिए एसटीएफ ने 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची शासन को भेज दी है। शासन की ओर से इनमें से एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी और साथ ही 19 आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए एसटीएफ जल्द ही लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती भी देगी। कि कुछ अभियुक्त ऐसे थे जिनकी जमानत यहाँ से लोअर कोर्ट से हुई थी और उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए जो एसटीएफ ने हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी करने के लिए पीएचक्यू के माध्यम से एक स्पेशल काउंसिल की डिमांड की है, तो जिससे कि वहाँ पर जो ये बेल कैंसिलेशन के जो प्रकरण है उसमें प्रभावी ढंग से पैरवी की जा। और वहीं बागेश्वर जिला प्रभारी और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु कुमार वर्मा को आदेशित किया है। 2024 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। बागेश्वर पुलिस ने 1 माह तक
स्मैक का नशा बेच रहे और साथ ही नशा कर रहे लोगों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया है और शहरी जनपदों से जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर कड़ी तलाशी ली जाए। आपको बता दें कि बागेश्वर शहर की शांत वादियों में स्मैक और चरस के कारोबार ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। स्मैक के चस्के में फंसे पूंजीपति घरानों के बच्चे जेलों में सजा काट रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई के अनुसार जिले का युवा वर्ग स्मैक का नशा करने और कारोबार करने के जुर्म में सबसे ज्यादा संलिप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश हैं पूरे हर जिले के हर प्रशासन एसएसपी और डीएम को कि हमको 2024 तक पूरा जो प्रदेश है वो नशा मुक्त बनाना है। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 किलो चरस पकड़ी गई, मतलब कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है, लोगों को फाइन भी किए गए हैं। मैंने खुद अभी जब हम पदाधिकारियों की बैठक में बैठे थे, ये समस्या मेरे सामने रखी गई और मैंने खुद एसएसपी से बात करके उसको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि 1 महीने का एकदम कड़ा अभियान चलाया जाए। उसमें जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको उसमें हिस्सा उनकी भागीदारी ली जाए। और कहीं ना कहीं एक नशा जो है हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। ये सारा जो हमारे नेबिंग स्टेट्स हैं, उनकी बॉर्डर्स हैं, उनके वहाँ से इनका आयात किया जा रहा है। और वहीं विधानसभा सत्र से पहले आयोजित 2 कैबिनेट बैठकों में राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण पर कोई चर्चा नहीं की गई है और जिसके बाद कचहरी स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आपात बैठक बुलाकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान कर दिया। राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती का कहना है कि जो आरक्षण के व्यवस्था राज्य गठन के बाद से लागू थी उसको एकाएक रोक दिया गया। वहीं अब सरकार से उम्मीद थी कि कैबिनेट बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद अब सभी राज्य आंदोलनकारी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के असलातगंज में झोलाछाप डॉक्टर्स के गलत इलाज के चलते किशोरी की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। झोलाछाप डॉक्टर्स मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का हवाला देकर शांत करवा दिया। कुशीनगर के सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की छात्रा स्कूल की छत से कूदी। स्कूल में चल रही थी अर्धवार्षिक परीक्षा। परीक्षा के बाद कूदी छात्रा कूदने के कारण साफ नहीं हो पाया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। संत कबीर नगर में प्रसिद्ध मां समय माता मंदिर के पोखर निर्माण पर लगी रोक। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिया ध्वस्त करने का दिया गया था नोटिस। मकान मालिकों को मिली राहत। कन्नौज के जीटी रोड पर दबंगों ने बाइक मैकेनिक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का संपूर्ण मामला। पीड़ित ने पुलिस से लगाई मदद की गुहार। बिजनौर के मुरादाबाद मार्ग पर अज्ञात वाहन ने टाइगर को मारी टक्कर। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। आगरा में जगदीशपुरा पुलिस ने शादियों में गहनों के बैगों को निशाना बनाने वाले चोर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बरेली में बथरी चैनपुर के नरियावल में बदमाशों ने 6 लाख की लूट की घटना को दिया अंजाम। लकड़ी बेचकर आ रहे थे व्यापारी। गोरखपुर के खोराबार में कुसम्बी बाजार में मैरिज लॉन में पड़ा छापा और धू-धू करकट जलने लगी गाड़ी। लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे और पुलिस ने झंडा दिवस पर किया ध्वजारोहण। लाखों की संख्या में लोग भी खड़े रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।